एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। अस्सलाम वालेकुम। डी नेटवर्क के प्रोग्राम एक से बढ़ के एक में मैं हूं दुआ अब्बास और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने अपने कलम के जरिए हमेशा हम सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी और अपने कलम के जरिए ऐसे किरदारों को पैदा किया और जन्म दिया जो यादगार हो गए। आज हमारे साथ मशहूर मारूफ राइटर फसी बारी खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दुआ? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, मजे में हूँ। ये बताइए कि लोगों को इतना हंसाने वाले फसी बारी खान असली जिंदगी में संजीदा हैं या जॉली टाइप हैं? नहीं, मैं संजीदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने खानदान का सबसे शैतान बच्चा होता था और मेरी अम्मी कहती है मैं तुम्हारी शरारतों से पनाह मांगती थी, क्योंकि वो मैम से ये कहता था ना फला भांजे के बारे में कि ये बड़ा शैतान है, तो मेरी अम्मी कहती थी मैंने तुम जैसा शैतान बच्चा देखा हुआ है ना, इसके बाद मुझे कोई बच्चा शैतान नहीं लगता। तो मैं बहुत शैतान था, अभी भी मैं शैतानियां करता रहता हूँ, लेकिन वही बात है उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ। अच्छा ये बताइए सर, कॉमेडी लिखना कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, तो इतने सारे कॉमेडी सीरियल्स के स्क्रीन प्ले कैसे लिख दिए, इतने मुश्किल काम? देखिए, लिखना बजाते खुद एक मुश्किल काम है, चाहे आप संजीदा लिख रहे हो चाहे आप मज़ाहिया लिख रहे हो। लेकिन क्या होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो आप एक फ्लो होता है, एक बहाव होता है जिसमें आप बह रहे होते हैं। तो मेरे साथ यही होता है, जब मैं उस बहाव में आ जाता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं जब लिख रहा होता हूँ, चाहे मैं मज़ाहिया लिख रहा हूँ चाहे मैं संजीदा लिख रहा हूँ, तो मैं बहुत इंजॉय करके करता हूँ। मैं अपनी राइटिंग से, मैं कहता हूँ जब तक हम खुद अपनी राइटिंग से इंजॉय नहीं करेंगे ना, तो दूसरा भी हमारे लिखे हुए से ना लुत्फानंदोज होगा। तो मेरा तो अपना ये नजरिया है। वैसे 2016 में आपका जीवन हाथी और 2018 में 7 दिन मोहब्बत, इनका तजुर्बा कैसा रहा? फिल्म का अच्छा रहा, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। क्योंकि मैं बड़ा ऑनेस्ट बंदा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि जैसे लोग कहते हैं ना हर चीज आप कहते हैं आपकी बहुत अच्छी गई आपकी तवक्कात के मुताबिक। मुझे लगता है कि फिल्म अभी मुझे लिखनी है और ऐसी फिल्म लिखनी है जो मेरे मतलब मेरी सोच के मुताबिक, मेरे नजरिए के मुताबिक होगी। तो मुझे लगता है, वैसे भी मैं कहता हूँ कि मंजिलें और भी हैं, तो अभी जो आपने कुछ किया उस पर आपको इक्तफा नहीं करना चाहिए। आगे बहुत सारे दर हैं जो आपको खोलने हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म मैं अभी अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की, मुझे लगता है वो फिल्म लिखना अभी बाकी है, वो अभी लिखी नहीं है मैंने वो फिल्म। वैसे आप इतने मशहूर स्क्रीन प्ले लिखते हैं, पूरे पाकिस्तान में आपके ड्रामास देखे जाते हैं जो स्क्रीन प्ले आप लिखते हैं, तो ये बताइए कि कभी दूसरे ममालिक से ऑफर्स आई? नहीं, मुझे इंडिया में मुझे एक काम करना था और मेरी एक फिल्म थी, वो तकरीबन जो वो ऑफबीट टाइप की फिल्म थी, क्योंकि देखिए मैं तो बड़ा अलग टाइप का लिखारी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम ना मैंने कभी लिखा है ना मैं लिख सकता हूँ उस तरह का। मेरी एक कहानी थी जो हमारी डायरेक्टर है मीनू गौर, जिन्होंने जिंदा भाग उन्होंने डायरेक्ट की थी और फिर जीवन हाथी भी उन्होंने की, फिर उसके बाद उन्होंने 7 दिन मोहब्बत की। तो उनके साथ मेरा एक प्रोजेक्ट है जो हमारा इंडिया के साथ ही जिसे हमारा हो रहा था, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स उसके इंडियन थे। तो लेकिन हालात की वजह से जाहिर सी बात है, वो जिस तरह हालात इंडिया पाकिस्तान के, उसकी वजह से वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हम जल्द करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है। अच्छा सर, एक ट्रेंड चला था, वो ये कि हीरो और हीरोइन का जो बंगला होता था वो ही 50 करोड़ का हुआ करता था। तो इस वक्त, जी जी ऐसे जी। वक्त में आपने बंस रोड की नीलोफर ड्रामा लिखा, तो ऐसा नहीं लगता कि वो किसी रिस्क से कम नहीं था? देखिए, रिस्क लेना पड़ता है। जैसे मैं अभी भी लिख रहा हूँ, मैं इस दौर में भी लिख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे पता है कि किस तरह का ड्रामा पेश हो रहा है। आजकल हमारे साथ जिस तरह के ड्रामे पेश हो रहे हैं वो हकीकत से बहुत दूर है। हम मतलब वो ड्रामे देखते हैं, वो कहीं से मतलब रियलिस्टिक नहीं लगते, उसके जो किरदार है वो कहीं से आपको जिंदगी से जुड़े हुए नहीं लगते। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे हालात में लिखने का मजा भी है, और खैर मायूसी भी बहुत होती है बाज़ दफ़ा जब आप लिख रहे होते हैं, क्योंकि आपके गिरदोपेश में जो काम हो रहा होता है वो इतना मायूस कुन होता है कि वो आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं दे रहा होता। तो मेरे साथ भी यही होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस जमाने में मैंने नया नया लिखना शुरू किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बड़े अच्छे नामी गिरामी लोग मौजूद थे और वो काम कर रहे थे और हमें उनके काम को देख के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे हमारे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। लेकिन खैर बात है, हर दौर का अपने तकाजे होते हैं। ये भी एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा, हो सकता है इससे बेहतर दौर है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं करता। और बंस रोड की नीलोफर की जो आपने मिसाल दी ना, वो वाकई उस जमाने में स्टार प्लस का बहुत ज्यादा होल्ड हो गया था। फिर हमारे जो ड्रामे थे ना, उन पे बड़ा इन्फ्लुएंस था स्टार प्लस का। तो वो मतलब वो ड्रामे इतने कोई आर्टिफिशियल और इतने कोई शैलो ड्रामे हो गए थे। तो उस दौरान मुझे ये हुआ कि मतलब नहीं यार, जो हमारा असल ड्रामा है, जो हमारे किरदार है, जो हमारा ड्रामा हमेशा चलता था किरदारों की वजह से,
जैसे आप मतलब मैं इस सिलसिले में जो नाम लेता हूँ वो हमेशा मुन्नू भाई का लेता हूँ कि उन्होंने बड़े अवामी टाइप के सीरियल्स लिखे और मुझे मुझे लगता है कि वही ट्रैक है जिसपे मैं भी चल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक दौर है और वाकई आपने बहुत अच्छी बात की कि मतलब वही बंगले और ये सब कुछ, लेकिन अभी भी जो मैं कहानी लिख रहा हूँ वो बहुत एक रियलिस्टिक कहानी, एक आम जिंदगी में एक लड़की जो काम करती है, काम बाहर निकलती है काम के लिए, उसको किन मुश्किलात का सामना होता है, उसकी जिंदगी किन मतलब मराहिल से गुजरती है, फेजेस से गुजरती है। तो ये मेरा टॉपिक है इस ड्रामे का जो मैं अब सीरियल लिख रहा हूँ। वैसे आपको खुद भी म्यूजिक पसंद है तो कभी गुनगुनाते हैं? नहीं, मैं बहुत, मेरी आवाज इतनी बुरी है, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अपनी आवाज सुनना दुनिया का सबसे नाखुशगवार तजर्बा लगता है। इनफैक्ट जब ये इंटरव्यू आएगा ना, मैं बहुत डरते डरते जरा जरा सा हल्की आवाज में सुनूंगा अपनी आवाज, क्योंकि अपनी आवाज को बर्दाश्त करना, मुझे लगता है मेरी आवाज दुनिया की चंद बदतरीन आवाजों में से एक आवाज है। वैसे कुद्दूसी साहब की बेवा का जो किरदार था वो कैसे तख्लीक हुआ? देखिए, कुद्दूसी साहब की बेवा, मैं हर एक से कहता हूँ, कुद्दूसी साहब की बेवा जो मैंने लिखा वो मेरे पुराने मोहल्ले की देन है। मैं नाज़िमाबाद में रहता था और जिस जमाने में, क्योंकि मेरी पैदाइश 1971 की है, तो उस दौर में जब मेरा बचपन था ना, इस तरह की जो बुजुर्ग खवातीन है वो जिंदा थी। कोई आगरा की थी, कोई लखनऊ की थी, कोई पटना की थी। तो ये जो किरदार है कुद्दूसी साहब के, ये समझे एक तरह से एक नॉस्टैल्जिक मेरी जो है ना वो फीलिंग्स थी, जो मैं अपने पुराने मोहल्ले के मुतालिक सोचा करता था। तो मुझे ऐसा लगता है वही कुछ वो किरदार जो मैंने देखे, उनको मैंने मतलब अपने जो लोग हैं देखने वाले उन तक लौटा दिया, उनको वापस कर दिया। टर्किश ड्रामे डब करके पाकिस्तान में दिखाए जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तानी ड्रामों को डब किया जाए और दूसरे ममालिक में दिखाया जाए, और अगर मुमकिन है तो किस तरह से? देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी भी इनसिक्योर नहीं होता। मैं समझता हूँ ड्रामा अगर आप किसी और मुल्क का भी दिखा रहे हैं, मेरी नजदीक कोई बुरी बात नहीं है। आपको हर तरह का ड्रामा देखना चाहिए, और अगर हो रहा है तो उसमें इनसिक्योर होने की क्या बात है। बात ये, आप अपना काम करें, आप अपना काम मेहनत से करें, दयानतदारी से करें, तो लोग आपका काम भी देखेंगे। तो होना चाहिए, क्यों नहीं हमारे पास। लेकिन अब जो ड्रामे वो मेरे ख्याल है वो इस नौइयत के नहीं है कि आप उनको डब करें, क्योंकि मतलब क्या आप दिखाएंगे उन सतही ड्रामों को, दिखा के आप क्या हासिल कर लेंगे। कॉमेडी लिखते लिखते आपने तारे अनकबूत लिख दिया, तो कुछ संजीदा स्क्रिप्ट के हवाले से बताइए। संजीदा मैं लिखता रहा हूँ। मैं बेसिकली देखा जाए, मैं बहुत सीरियस लिखने वाला था। मैंने अपनी इब्तिदा जो है वो थिएटर से किया, और थिएटर पे मैंने जो काम किया मैंने सीरियस काम किया, मैंने कभी भी कॉमेडी नहीं किया था। वो एक मेरे दोस्त हैं जिनका इंतकाल हो गया, सैयद आतिफ हुसैन, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो मुझे लेके आए, क्योंकि मेरा जो पहला ड्रामा था खाला कुलसुम का कुनबा, वो उनके कहने से मैंने लिखा, क्योंकि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम जिस तरह के जुमले तुम बोलते हो, जिस तरह की बातें तुम्हारी होती है, तुम इस चीज़ को अपनी तहरीर के अंदर लेके आओ। तो वो उनकी वजह से मैंने लिखा खाला कुलसुम का कुनबा। वो इत्तेफाक है कि पीटीवी पे चला था, और वो माशाल्लाह उस वक्त बहुत ही अच्छा उसका रिस्पांस मिला था। तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ आपकी अच्छी चली जाती है तो फिर लोग आपसे इसरार करते हैं कि आप मजीद कुछ लिखें। तो इसी तरह मैंने भी लिखना शुरू कर दिया कॉमेडी, लेकिन मैंने सोच के नहीं, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि जी मैं एक संजीदा राइटर के तौर पर अपना नाम बनाऊं। वैसे आपकी जिंदगी की पहली स्टोरी जो आपने लिखी, कौवे का राग, वो शाया नहीं हो सकी, लेकिन आज जो है आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको शॉर्टली अगर कहानी से आगाह कर दे तो बेहतर होगा। आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी रिसर्च की हुई है मेरे ऊपर। जी, कौवे का राग एक कहानी थी। एक दूर दराज का एक स्टेशन है जिसपे कभी कोई गाड़ी आके रुकती है, और एक लड़की है जो किसी से मिलने के लिए उस स्टेशन पे आई, और वो उसका इंतजार कर रही है और वो नहीं आता। और उसी दरमियान ये होता है कि कौवा है जो मतलब मुसलसल उसकी कौवे की आवाज उसके कानों तक आ रही है, तो वो इमेजिन करती है, वो इंतजार को और उस कौवे के राग को वो आपस में मर्ज कर देती है ना। तो वो एक थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट टाइप की कहानी थी। वो एक इंतजार की कैफियत को बयान करती थी कि भाई एक इंतजार की जो एक घड़ी होती है ना, वो बाज़ सदियों पे मुहित आपको लगती है। उसका मेन जो आइडिया था वो ये था। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश थी और वो पूरी हो गई, और ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो सकी, मौका नहीं मिला? देखिए, मुझे रूही बानो के साथ काम करने की बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी अदाकारा थी। और क्योंकि जो मेरा बचपन था, मैंने उनके बड़े ड्रामे देखे, और खासतौर पे जो लॉन्ग प्लेज थे MNH के, मोहम्मद निसार हुसैन के, उनके ड्रामों को देख के, और दूसरे भी उनकी चीज़ें जो मैंने देखी, तो मैं उनका जिसे कहना चाहिए बड़ा भगत था, बड़ा उनका परिस्तार था। और
मेरी खुशनसीबी है कि उनकी ज़िंदगी का जो आखिरी खेल था, एक और औरत वो मेरे साथ था, वो मैंने लिखा था। तो और भी बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे अदाकार हैं कि जिनके साथ काम करने की मेरी ख्वाहिश है। मतलब बाबरा शरीफ है, मैं आपको बताऊँ, जो फ़िल्म की आप हमारी बड़ी अच्छी मशहूर हीरोइन रहीं, बड़ी वो हीरोइन से ज़्यादा मुझे लगता है वो एक्टर बहुत अच्छी थी। जो मुझे लगता है कि वो ठीक है, उस दौर में इतना नहीं उनसे फ़ायदा उठाया गया, लेकिन मुझे लगता है वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी। मतलब वो क्या कुछ कर सकती थी, वो हैरान कर सकती थी लोगों को अपनी एक्टिंग से। ये मेरा वो है, तो मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जी बाबरा शरीफ मेरे किसी लिखे हुए में काम करें। वैसे आपने बताया कि आपने बचपन से ही उर्दू अदब की किताबें पढ़ी, यानी तो जी, आपने जी। उर्दू अदब पढ़ा, तो इस जो मरहला था, ये जो मरहला था, इसमें आपका बचपन कहीं खो तो नहीं गया? नहीं, बचपन नहीं खोया, मेरा बचपन नहीं, मैं बड़ा नॉर्मल बच्चा था। मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था और उसके साथ-साथ मैं किताबें भी पढ़ता था। मतलब मुझे लगता है कि उस दौर में जो बच्चे थे ना, वो बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। वो आजकल की तरह नहीं, जो आजकल के बच्चे बेचारे घर घुसे हैं, उनको कुछ नहीं पता, या तो वो बैठे होते हैं कंप्यूटर के आगे, उनके आगे इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी होती है, चिप्स पड़े होते हैं। हम लोगों के इसमें ये था कि हमारा जो दौर था ना, वो इस तरह से बड़ा अच्छा था कि आप भागना, दौड़ना, खेलना, ये करना, पिकनिक्स, ये वो, हमारा दौर बहुत भरपूर दौर था। मुझे तो बल्कि बड़ा अफ़सोस होता है आजकल के बच्चों को देख के कि उनकी लाइफ़ कितनी महदूद हो गई है। अच्छा, डिप्टी नवीद के बारे में क्या कहेंगे? डिप्टी दीप्ति नवीद नवल के मेरा हवाले से पहला काम, ये दीप्ति नवल जो इंडियन फ़िल्मों की एक्ट्रेस है, उनकी एक फ़िल्म थी कथा, और बहुत उन्होंने चश्मे बददूर जो मैंने अपने दौर में देखी, मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। उनकी आँखें मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती थी और मैं हर एक से कहता हूँ वो मेरा पहला क्रश थी, कि मतलब जिनको देख के मेरा दिल धड़कता था और मैं कहता था ना कि बस मैंने बल्कि उनको एक खत भी लिखा था एक ज़माने में, लेकिन पता नहीं पहुँचा नहीं पहुँचा, और उसमें मैंने आखिरी जो ख़त्म किया था, वो मैंने मीर मीर का जो शेर था उसमें किया था कि मीर उन नीमबाज़ आँखों में सारी मस्ती शराब की सी। तो वो मतलब वो अभी भी मैं उनको याद करता हूँ, पता नहीं उन तक मेरे दिल की बात कभी पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। तो कभी मिलने की कोशिश की या उनके साथ कभी काम करने की कोशिश की? नहीं, मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो हालात है आप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में भी उन्होंने किया, उन्होंने बल्कि एक आध फारूक मैंगल है हमारे दोस्त, उनके भी एक सीरियल में काम किया। तो आगे मुझे लगता है इस तरह की वो निकल सकती है, कोई मतलब राह निकल सकती है कि वो हो सकता है मेरे लिखे हुए में काम करें। ऐसा कौन-सा किरदार है जो आपने लिखा और आप उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाए या उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए? अच्छा, मैं नहीं होता अपने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे अपने सारे किरदार ही अच्छे लगते हैं, मतलब सभी अच्छे लगते हैं। मुझे ना ये बड़ी फ़िल्मी बातें लगती हैं कि जी मैं उस कैरेक्टर में खो गया, मैं उसके जैसा हो गया, मैं उसकी तरह सोचने लगा, ये नहीं होता। जब आप लिख रहे होते हैं, आप एक दुनिया अपनी बना रहे होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आप लिखना, क्योंकि मैं भी जब लिखता हूँ तो मैं सोच समझ के नहीं लिखता कि मेरी ये आगे की कहानी क्या होगी। तो मुझे लगता है कि जब आप एक फ्लो में लिख रहे होते हैं ना, तो आप एक दुनिया जो है वो अपने हाथों से ना वो दरियाफ्त कर रहे होते हैं। तो मुझे सारे किरदार ही, मतलब सभी किरदार जब लिख रहा होता हूँ, उस वक़्त तक वो किरदार मतलब आपके सामने रहते हैं, आपको पता चलता है उन किरदारों की क्या वो है। लेकिन उसके बाद नहीं, मतलब मैं इतना सर पे सवार नहीं करता, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सी चीज़ें सर पे सवार करने के लिए। पसंदीदा अदाकार और पसंदीदा गुलूकार कौन है? पसंदीदा अदाकार और पसंदीदा गुलकार, अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। देखिए अदाकारों की तो मतलब एक लाइन है ना, लंबी लाइन। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे रूही बानो बहुत ज़्यादा पसंद थी, मुझे रूही बानो का काम बहुत अच्छा लगता था। फिर अगर फ़िल्म्स की आप बात करें तो मुझे स्मिता पाटिल जो थी, जिन्होंने मतलब एक दौर में काम किया, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बलराज साहिनी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बलराज साहिनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमाल के एक्टर थे, क्योंकि उनकी अब जब मैं फ़िल्में देखता हूँ, उनकी अभी मैंने अनुराधा, वो तो फ़िल्म मैं कई बार देख चुका हूँ उनकी, लीला नायडू के साथ, क्या उन्होंने काम किया, क्या उनके एक्सप्रेशंस होते थे। और मुझे लगता है कि वो बहुत मतलब अंडररेटेड तो नहीं थे, उनको माना जाता था, हमेशा अच्छा अदाकार समझा जाता था, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बलराज साहिनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गुलूकार? गुलकार बहुत, मुझे रूना लैला, मतलब मुझे फिल्मी अगर आप उसकी बात करेंगी, म्यूजिक की बात करेंगे, तो मुझे रूना लैला का तो मैं कहना चाहिए मैं बड़ा मुरीद हूँ। मतलब उनकी गायकी मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, रूना लैला की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मुझे फिल्मी गायकी की अगर आप बात करें, मुझे मेहदी हसन की भी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे पुराने उसमें जुबैदा खानम के पंजाबी बड़े अच्छे लगते हैं, मैडम नूरजहां हैं, बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं।
और अगर हम इंडिया की बात करें तो लता मंगेशकर, मतलब बड़े नाम है, आशा भोसले, मुझे कविता कृष्णमूर्ति बहुत ज्यादा पसंद है, कविता कृष्णमूर्ति की मुझे गायकी बहुत पसंद है। तो ये लोग हैं मेरे पसंदीदा गुलकार। बहुत सारे नाम है इसमें, तो मुझे लगता है मैं नाम ले भी नहीं सकता, क्योंकि म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनता हूँ, तो मेरी चॉइस बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, लामहदूद है। वैसे कभी ऐसा हुआ बाहर गए हो और कभी कोई फैन मिल जाए, उन्होंने सेल्फी का पूछ लिया, और अगर ऐसा होता है तो क्या परेशान हो जाते हैं? देखिए मैं आपको एक सही बात बताऊं, एक बिल्कुल हकीकत पसंदाना बात, राइटर को कोई नहीं जानता, राइटर को बहुत कम लोग जानते हैं। जो जान जाते हैं वो कहते हैं तो हम तो खुशी खुशी बनवा लेते हैं, क्योंकि राइटर पसे पर्दा काम कर रहा होता है, राइटर को इतना नहीं जानते। अब थोड़ा बहुत ये हुआ है कि जब से सोशल मीडिया का हुआ है तो लोग आपको पहचान लेते हैं, और अच्छे तरीके से राइटर से देखें वही आदमी वो करेगा जो बेचारा थोड़ा सा सुलझा हुआ होगा। तो हम कोई एक्टर्स तो है नहीं कि हमारी शोशा हो या कुछ हो, तो मैं तो नहीं कभी भी, मतलब होता है तो खुशी होती है आपको कि जाहिर सी बात है वो आपको इज्जत दे रहे हैं। जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में, यानी जो नए लिखना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? भाई मेरे लिए मैसेज है कि खुदारा इधर उधर की चीजें, इधर उधर के प्लॉट, फिल्मों के आइडियाज, उन पे हाथ मत साफ करें। इस वक्त हमें जरूरत अच्छे ओरिजिनल लिखने वालों की है। अपना लिखें, ओरिजिनल कहानियां लिखें, क्योंकि ओरिजिनल कहानियों की इस वक्त बहुत है। तो मैं तो हर एक से यही कहता हूँ कि भाई अगर आपको करना है आप अपना नया काम कीजिए, क्योंकि नए काम में ही कुछ इंफरादियत होगी, वही आपको आगे बढ़ाने के लिए मौकिन भी साबित होगा। बहुत शुक्रिया सर डी नेटवर्क न्यूज को वक्त देने के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह अगले सैटरडे किसी और सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक